नमस्कार मित्रांनो, निशूज कास्टच्या अजून एका भागामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा एपिसोड एक खास एपिसोड है आणि आपल्याकडे एक खास मेहमान आए हुए हैं। अब मैं ये हिंदी में कैसे अचानक शुरू हो गया, इसका एक रीज़न है। कैसे हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो उर्दू के शायर हैं और उन्होंने कई अवार्ड लिए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संदीप गुप्ते। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मराठी है, कायस्थ है, सीकेपी है, लेकिन इन्होंने उनके 16-17 साल की उम्र में ही उर्दू सीखना शुरू किया। वैसे इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल किए हुए हैं और वो भी भोपाल से, और वहाँ रहने की वजह से शायद होगा उन्होंने उर्दू से प्यार करना शुरू किया। ये जनाब जो है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बशीर बद्र के शागिर्द हैं जी, और उनसे ही तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पिछले 40 वर्षों से करीब। अभी मैं इनकी अगर अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने कुछ मुझे 4-5 अवार्ड ही बताए हैं, बाकी तो कई अवार्ड इनके हैं। इनकी 4 किताबें छपी हुई है। डॉक्टर साहब, कितनी किताबें कौन सी है जरा बताएंगे? 4 किताबें अब तक शाया हुई हैं। एक सबसे पहली किताब एक दिलकश सफ़र जी, जो 2000 में शाया हुई थी। उसके बाद ज़िंदगी की ज़बां, ये 2002 में प्रकाशित हुई थी जी। और उसके बाद 100 समंदर, ये 2006 में शायद 2006 में शाया हुई किताब है। और उसके बाद दीवान संदीप जो ये चौथी किताब है, ये 2011 में प्रकाशित हुई और इसी किताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उससे नवाजा गया, हासिल किया आपको पाया। जी जी, बहुत बढ़िया। जो किताब यहाँ पे रखी हुई है जी, इसी किताब के लिए इन्होंने इनके ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। जी, ये किताब का जो चेहरा है। यस। अब देखिए, उर्दू में भी ये बहुत अच्छा लिखते हैं, यानी उर्दू लिपि जो है वो इन्हें आती है जी, और इनकी किताबें उर्दू में भी लिखी हुई है। जी, ये इनकी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। क्या बात है। ये उसमें माहिर हैं, हम लोग इसमें भी माहिर हैं। और दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत करीब हैं एक दूसरे के। जी जी। जैसे मुझे लगता है कि जिस तरह एक फ़िलोसफ़ी या सूफियाना या आशिकाना मिजाज जो है वो शायरी के बहुत करीब है, उसी तरह जो मदहोशी, सुरूर, खुमार, ये सारे रंग भी शायरी के बहुत करीब रहे हैं बरसों से, सदियों से। यस। उसके साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है शायरी का हमेशा। तो मुझे इसके लिए बेहद खुशी है कि मेरे खुद का भी ये इंटरेस्ट का, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में आपके। अच्छा। और दूसरा शेरो अदब का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें शेरो अदब का काफ़ी बड़ा हिस्सा, क्यों कई अशार इस टॉपिक पे कहे गए हैं उर्दू शायरी में। तो इसके लिए मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे यहाँ आपने दावत दी इस आपके मंच पर। थैंक यू। अब आपका थोड़ा सा आपके अवार्ड के बारे में मैं बताऊं और अब हम खुल के बातें करेंगे। शायरी और मैखाना जी जरूर, दोनों साथ में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मीर तकी मीर अवार्ड 2003 में पाया है इन्होंने जी। पासबान उर्दू, ये अवार्ड 2011 में पाया है। बाद में उर्दू साहित्य अकादमी, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जो इन्हें 2011 में मिला है। और मराठी साहित्य गज़ल रिसर्च में इन्होंने पीएचडी हासिल की है। तो और क्या चाहिए। सही में हमारा सौभाग्य है निशूज कास्ट का कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आज आए हैं और छोटी सी एक इंटरव्यू और ऐसी बातें करने हम यहाँ इकट्ठे हुए। मेरे लिए खुशी का मौका है, मैं खुद को भी खुशकिस्मत समझता हूँ आपके साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा सवाल है जी, जो ये आप लिखते हैं, हम लोग भी कहीं उर्दू शायरी और गज़ल और ये सुनते रहते हैं, तो उसमें एक रदीफ, ये क्या रहता है? वो उसमें एक बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं गज़ल में, जैसे रदीफ, काफिया, बहर, अलामत। उसमें से एक रदीफ होती है जो उसका एक अहम हिस्सा है गज़ल का। तो रदीफ यानी काफिया के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं या लफ्ज़ होते हैं, एक शब्द हो सकता है अनेक शब्दों से। एक एग्जांपल दूं तो लोगों को पर जल्दी समझ में आएगा। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, पॉपुलर गज़ल है आहिस्ता आहिस्ता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो जहाँ और आसमां ये उसके काफिया हो गए। वो नहीं मिलता, ये जो उसके बाद के शब्द हैं, यानी यमक या राइमिंग वर्ड के जो बाद के एक शब्द या अनेक शब्द जो हैं, उसे रदीफ कहते हैं। और कई बार अंत यमक कहते हैं उसे मराठी में।
हाँ, मराठी में यमक, यमक और अंत यमक। अंत यमक यानी रदीफ। रदीफ, अच्छा। बहुत ही मैंने आसान कई बार ये भी देखा है कि आप किसी की गजल में हाँ। नाम आ जाता है लास्ट में, तखल्लुस कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं उसे उसे। तखल्लुस हाँ, कहते हैं। वो शायर की जान पहचान के लिए या एज अ सिग्नेचर नोट उसके बिल्कुल लिए? बिल्कुल, ये शुरू से ही एक रिवायत रही है अच्छा। वो तखल्लुस की, कि वो आखिरी शेर में जिसे मक्ता कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो रिवायत है, परंपरा, ये शायद उर्दू से भी पहले, हम मराठी में ये परंपरा देखें आप तो वहाँ से उसको ये तखल्लुस कहते नहीं थे, लेकिन नामा मणे, तुका मणे, हाँ, ये क्या है, ये भी तखल्लुस है। और उनके आखिरी जो उसको आखिरी जो दोहा होता है या आखिरी उनका उस स्टेंजर रहता है, उसी में आता है। तो ये परंपरा वहाँ से शुरू है। ये उर्दू ने कोई नई परंपरा नहीं शुरू की है, ये बल्कि मराठी की परंपरा है। ये बहुत पहले से, ये 12वें 13वें शतक से करीब उस सदी से चला आ रहा है, ये संत नामदेव और इन सब से, तो उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो मुझे एक शेर याद आया तखल्लुस, और आपका जो ये मौजू है, आपका जो सब्जेक्ट है, इस पर गालिब का एक शेर देखें जिसमें गालिब ने अपना तखल्लुस, गालिब उनका खुद ही वही तखल्लुस था, उन्होंने यूज़ किया है कि कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज यानी जो धर्म उपदेशक होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले जो लोग होते हैं कि नहीं शराब पीना बुरी बात है और ये सब जो है, तो कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। मतलब चुपचाप हम जब रात को 11 साढ़े 11 बजे जब मैखाने से निकल रहे थे, तब वो चुपचाप प्रवेश कर रहे थे कि कोई देखे ना, मतलब उनको। तो ये उस तरह से पर्दाफाश करने वाले शेर गालिब के दिखाई देंगे आपको, जो पाखंड और ये सब जो समाज में आपण म्हणतो बंडखोर शायरी, हाँ, बंडखोर शायरी आणि खोटा चेहऱ्याला त्यांनी पर्दाफाश केला की तुम्ही लोकांना उपदेश एक देता है आणि तुम्ही स्वतः काय करताय, म्हणजे यू आर ऑल्सो इन लव विद दिस ऑल अल्कोहल एंड ड्रिंक्स एंड यू आर सेइंग क्या ये सब गलत है। एक वो भी शेर है कि शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, हाँ, शराब पीने थे तो मस्जिद या तो वैसी जगह बता दे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। इसमें बहुत लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें कि वो शेर वो लोग गालिब का शेर समझ कर लोगों को सुनाते हैं, वो इस तरह सुनाते हैं लोग कि गालिब शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, वो ऐसा नहीं है। वो शेर अननोन शेर है, उसका शायर का पता नहीं है, लिटरेचर में अभी तक पता नहीं हो सका। जाहिद शराब पीने थे, जाहिद का मतलब होता है कि जो वर्शिप करने वाला आदमी होता है या जो आस्था रखने वाला आदमी होता है, जो बिलीवर होता है गॉड में, उसको कहता है वो कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, क्या बात है, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। ऐसी कोई जगह ही नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तो फिर यहीं पर ये एक रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? यहाँ पीने तो क्या हर्ज है उसमें, इस तरह का यह है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जी, पूछिए। इसी ताल्लुक से शेर अदब का एक याद आया मुझे कि एक शेर है अहमद फराज साहब का, हाँ, वो उससे सवाल तैयार होगा आपके लिए। वो अहमद फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है वो कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तो ये हम भी बचपन से मतलब जब से होश संभाला है ये सुनते आ रहे हैं कि भाई नहीं, अगर आप विस्की ले रहे हैं तो विस्की में ही कंटिन्यू कीजिए एक सेटिंग में। और कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं तो विस्की के साथ थोड़ी सी बियर भी ले ली, थोड़ी वाइन भी ले ली, थोड़ी रम भी उसके साथ टेस्ट कर लिया कि सेटिंग में, तो वो बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है उसका और इस तरह से या बढ़ जाता है, ऐसा हमने सुना है। और इस शेर में अहमद फराज साहब वही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे फिलोसॉफिकल अंदाज में कह रहे हैं कि नशा बढ़ाओ, मतलब अपना दुख आपको छोटा लगने लगेगा, दूसरों का दुख भी शामिल कर लोगे, तो इस तरह का उनकी बात है। लेकिन ये क्या है कि अलग अलग अगर जो स्पिरिट्स के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो अगर एक साथ कंज्यूम किए जाएँ एक सेटिंग में, तो वो नशा बढ़ता है क्या वो सही मायने? देखिए, जैसे अगर हार्ड ड्रिंक की बात करें, यानी रम, वोडका, विस्की, जिन, टकीला, इसकी, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट तो नॉर्मली 40% से लेके 50%, 65% वो रेंज में जाते रहता है। अगर आप कोई भी ड्रिंक मिक्स करो, अब हम ब्लेंडेड स्कॉच विस्की यानी क्या करते हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की में 50 टाइप की विस्कियां एक करके एक ब्लेंड बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें तो ऑलरेडी विस्की मिक्स है, कई तरीके की विस्की, तब जाके एक ब्लेंड बनता है, तो इसलिए ब्लेंडेड बोलते हैं उसे। करेक्ट। तो वैसे ही आपने रम लिया, उसमें भी 40% है, विस्की लिया उसमें भी 42
सम परसेंट है, जिन में या वोडका में भी उतना है। तो अगर आप स्लो स्पीड में अच्छी तरह ड्रिंक करोगे, उसका एक सिस्टम है जो मैंने मेरे एपिसोड में ऑलरेडी बताया है। उस सिस्टम में मुझे समझना है, फिर से मुझे जानना है जी। मैं फिर एक बार आप मुख्तसर में थोड़ा ब्रीफ में उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी ड्रिंक करते हैं हम लोग 30 या 40, पहले तो मॉडरेट ड्रिंकिंग करना चाहिए। ये चैनल ऐसा है कि कभी भी ड्रिंक करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो ड्रिंक करने वाले उसका उनको सही तरीका बताना है, तरीका बताने पे फोकस करता है। हमारा स्लोगन ही वही है, लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। ग्रेट। निशुस का एक बैनर है, उसमें स्लोगन ही वही है। यस। तो वो तरीका अगर जान ले तो आप शराब को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हम शायरी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल उस तरीके से। तो आपका सिस्टम कैसा रहना चाहिए, एक पेग लिया 30-40 या आपका 60 का है तो वो लेने के लिए कम से कम 45 मिनट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए। थोड़ा पानी डालो या फुल ग्लास भर के, तो पहला पेग 45 मिनट्स में कंज्यूम। वो खत्म होने के बाद एक गिलास पानी पिया करो। बाद में अगर दूसरा पेग आप ले रहे हो तो उसको खत्म करने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो पहले वाला वो पूरा डिटॉक्स होने के लिए लिवर को टाइम मिलेगा उसको। मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। आपने जो कहा कि स्लो लीजिए, वो तो बहुत लोग जानते हैं। जैसे समझ लीजिए आधे घंटे या पौने 45 मिनट्स में पहला पेग, लेकिन उसके बाद आपने एक बात बताई कि एक गिलास पानी पीजिए उसके बाद। जी, वो मैं कुछ नया सुन रहा हूँ। ये शायद इसके लिए होगा कि डिहाइड्रेट होती है बॉडी। एग्जैक्टली, आपने सही फरमाया। बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो वो वाटर लेवल अगर बैलेंस हो जाएगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और नॉर्मल